Hello students, so let's move on to the next topic, that is transportation, which is very essential and important because यहाँ से you can expect कि हार्ट के बेसिस में डायग्राम आ सकते हैं. जनरली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसेंटली वो क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इनसाइड द हार्ट. So this is very essential. So let's begin with this. We have seen in previous sections that the blood transports food, oxygen and waste materials in our body. So this is basically the function of blood. Blood क्या करता है? वो food, oxygen और waste materials को transport करता है in different parts of the bodies depending upon which type of thing it is carrying. Now in class 9th वी लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि फ्लड एक कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है कि जो ब्लड है, ब्लड का जो कॉम्पोजिशन की अगर बात की जाए, इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, तो जो उसका मेजर कॉम्पोजिशन होगा वो किसी फ्लूइड का बना होगा, राइट. सो ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा. तो ये जो फ्लूइड मीडियम है ब्लड का, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा. ये येलो कलर का होता है, ठीक है. और इस प्लाज्मा में, इस फ्लूइड में ब्लड, WBC, RBCs, प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे डिजॉल्व होते हैं इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म. तो ये जितने भी आपका फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, ये सारा का सारा हमारे प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, जो हमने इससे पहले रेस्पिरेशन में भी सेम चीज़ पढ़ी थी. ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड कॉर्पसल्स, राइट. सो एज लास्ट वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था, जो RBCs होते हैं, RBCs जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कैरी करते हैं. दे आर बेसिकली द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एंड दीज पिगमेंट्स दे कैरी ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व नहीं होता है. प्लाज्मा में डिज़ोल्व होता है आपका फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होता है. बट आपका जो ऑक्सीजन है दैट इज़ कैरीड इन दी RBCs. तो मेरे पास फ्लूइड है, इस फ्लूइड में डिज़ोल्व होते हैं RBCs कैरी करते हैं ऑक्सीजन को. Many other substances are also present, जैसे कि salts, they are also transported by the blood. We thus need a pumping organ to push the blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues, and a system in a place to ensure that this network can be repaired if damaged. So basically what they are trying to say is, अब जो फ्लूइड है, ये जो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, इट इज़ वेरी एसेंशियल बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स कैरी कर रहा है, फूड कैरी कर रहा है, और उसमें जो RBCs हैं वो ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं. तो इन सब को हमें ट्रांसपोर्ट करना है हर टाइम बॉडी में. ऐसा नहीं है कि एक बार कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड फ्लो कर रहा है, एक बार कुछ चीज़ें फ्लो कर रही है, नहीं, कंटिन्यूस पीरियड में इन चीज़ों को फ्लो होना है. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि एक मोटर जैसा ऑर्गन है जो इस फ्लो को मेंटेन कर रहा है. तो इस ऑर्गन को जो इस फ्लो को मेंटेन करता है, हार्ट के पंपिंग को मेंटेन करता है, उसे हम बोलते हैं हार्ट. जो ब्लड के पंपिंग को मेंटेन करता है उसे हम बोलते हैं हार्ट. तो ये जो हार्ट का डायग्राम है ये एसेंशियल है, लेबलिंग करने के लिए आ सकता है एंड एट टाइम्स बनाने के लिए भी आ सकता है. तो यू शुड नो द डायग्राम ऑफ द हार्ट along with the proper labels. So let's begin with the heart, our pump, that is heart. अभी जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है विच इज़ एज बिग एज योर फिस्ट. तो अगर आपकी जो मुट्ठी है ये मुट्ठी के साइज़ का होता है, और वो आपके जो हार्ट का ये जो लोअर पोर्शन होता है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है स्लाइटली. दैट इज़ वाई वी से दैट हार्ट इज़ प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट एट द लेफ्ट, इट इज़ प्रेजेंट इन द मिडल. स्लाइटली जो लोअर पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. Now, because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. अभी देखो, इसी हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड भी कैरी करना है और इसी हार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड रिच भी कैरी करना है. ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो आएगा फ्रॉम लंग्स. जब आप इन्हेलेशन करते हो, व्हेन यू इनहेल एयर, राइट, आपने इन्हेलेशन किया, आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन रिच
एयर गई एंड दैट ऑक्सीजन रिच एयर इट गोज टू द एल्वियोलर सैक एंड वहाँ पे एक्सचेंज हुआ एंड देन एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजन वहाँ पे एल्वियोलर सैक से आ रहा है, जो ब्लड वहाँ से आ रहा है, दैट इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट इज़ ऑक्सीजन रिच ब्लड. सिमिलरली रेस्पिरेशन के बाद जितने भी सेलुलर रेस्पिरेशंस हैं, आफ्टर द सेलुलर रेस्पिरेशन जो ब्लड है इट विल बी कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, right? So that blood has to enter into the heart and from heart it has to go to the lungs for getting purified, for getting converted into oxygen rich blood. Okay? तो ये जो हमारा हार्ट है ये डुअल पर्पस परफॉर्म करता है. अभी इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड भी आ रहा है और ऑक्सीजन रिच ब्लड भी आ रहा है. तो एज इसके पास दो टाइप के ब्लड्स आ रहे हैं, तो टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ गुड ब्लड विद द बैड ब्लड हार्ट में चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, तो आप ये वाला पॉइंट देख लीजिए, दिस इज़ वेरी एसेंशियल. यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि क्वेश्चन आएगा व्हाई हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स. सो सिंपल आंसर है इट इज़ टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. Now the carbon dioxide rich blood has to reach to the lungs for the carbon dioxide to be removed, as I have told you just now, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart, और हार्ट से वो पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा क्योंकि सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन चाहिए टू कैरी आउट द एरोबिक रेस्पिरेशन. सो दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ओके, नाउ वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. फिगर के साथ हम देखेंगे. फिगर 5.11. The oxygen rich blood from the lungs comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left, that is left atrium. अभी देखो आपको याद रखना है कि लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड है और राइट साइड में कौन सा ब्लड है. तो सिंपल मेथड टू रिमेंबर दैट इज बाय दिस निमोनिक कॉल्ड लॉड. एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीजन, मीन्स लेफ्ट साइड विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर का मतलब होता है राइट एंड डी का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड, विच मीन्स दैट राइट साइड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे. तो ये जितना भी लेफ्ट साइड है इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जितना भी ये राइट हैंड साइड है इट विल ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यू कैन रिमेंबर दिस विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल निमोनिक. ओके, सो अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये कहाँ से आ रहा है? इट विल कम टू द फर्स्ट चेम्बर, दैट इज़ फर्स्ट चेम्बर इज़ एट्रियम. लेफ्ट साइड में आएगा तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रिया. और ये सारा का सारा जो ब्लड है वो कहाँ से आएगा? लंग्स से आएगा, थ्रू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेन विच इज़ एसोसिएटेड विद इट, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन. क्या बोलते हैं उसको हम? पल्मोनरी वेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पल्मोनरी वेन कैरी करता है ऑक्सीजन रिच एयर और oxygenated air, and this oxygenated air is entering into left atrium. अब जब ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रहा है तो उस टाइम पे जो आपका लेफ्ट एट्रिया है, एज इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स, इट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. ओके, तो जब ब्लड इसके अंदर एंटर कर रहा होता है उस टाइम पे जो मेरा एट्रिया होता है वो रिलैक्स्ड स्टेट में होता है. किस स्टेट में होता है? रिलैक्स स्टेट में होता है. जैसे वो रिलैक्स हो गया वैसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड विल एंटर इनटू द लेफ्ट एट्रियम. वंस द ब्लड इज़ कम्प्लीटली फिल्ड देन मेरा जो लेफ्ट एट्रिया है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा. एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन जो ब्लड है नाउ फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट विल मूव इनटू द नेक्स्ट चेम्बर, दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, इट विल एंटर इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल. और जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर रहा होता है तो उस टाइम पे भी जो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पहले किस स्टेट में रहेगा? रिलैक्स स्टेट में रहेगा. एंड वंस द लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद ब्लड, उसके बाद जो मेरे मसल्स हैं वो क्या होंगे? वो होंगे कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स ऑफ माई लेफ्ट वेंट्रिकल. इज़ इट क्लियर? नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? अब देखो, जो लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया इसके जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट? कॉन्ट्रैक्ट होंगे. कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड विल एंटर इनटू दिस वेन जिसको हम बोलते हैं ऑर्टा. इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्टा. और इस पाइप से ब्लड जाएगा ऑल दी बॉडी पार्ट्स. इट विल गो एंड इट विल रीच टू ऑल बॉडी पार्ट्स. इज़ इट क्लियर? समझ में आया? तो इट्स वेरी वेरी सिंपल.
पल्मोनरी आर्टरी, देखो दोबारा बताती हूँ, लेफ्ट साइड में क्या क्या हो रहा है, लंग्स से वाया पल्मोनरी आर्टरी ब्लड एंटर हुआ लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम मेरा उस टाइम पे रिलैक्स स्टेट में था, फिर लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड गया किस में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। एट दैट टाइम माई लेफ्ट वेंट्रिकल वॉज एट रिलैक्स स्टेट। देन मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड एंटर्ड इनटू ऑर्टा, एंड फ्रॉम ऑर्टा इट विल गो टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो ये प्लीज़ आप याद रखिए, दिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। देखो सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, दैट इज़ लेफ्ट एट्रियम. The left atrium relaxes when it is collecting the blood. It then contracts while the next chamber, that is left ventricle, relaxes so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out of the body through aorta. Is it clear? ये तो था सारा हिसाब हमारे लेफ्ट साइड का। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या होता है। नाउ सिमिलरली राइट हैंड साइड में वी हैव deoxygenated blood, right hand side is dealing with deoxygenated blood. अब हमें पता है deoxygenated blood कहाँ से आ रहा है, बॉडी पार्ट से आ रहा है, राइट। तो इट विल कम इनटू द फर्स्ट चेम्बर, दैट इज राइट एट्रियम, फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स थ्रू वेना कावा एंड अनदर वेना कावा। ये जो ऊपर वाला वेना कावा है, इट विल कैरी ऑल द वेस्ट deoxygenated blood फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड ये जो साइड वाला वेना कावा है, it will carry the blood from the lower side of the body. ओके तो ये सारा का सारा deoxygenated blood कलेक्ट होगा into the right atrium. अब जब कलेक्शन ऑफ ब्लड हो रहा है तो आपको पता है right atrium क्या होगा, रिलैक्स होगा। रिलैक्स होने के बाद once it is completely filled then it will contract. एंड ऑन कॉन्ट्रैक्शन मेरा साइमल्टेनियसली जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या होगा, वो रिलैक्स होगा, और जैसे ही मेरा राइट वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल फ्लो इनटू माय राइट वेंट्रिकल. नाउ फ्रॉम दिस राइट वेंट्रिकल रिलैक्सेशन के बाद अब मेरा राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा. अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा ब्लड इस पाइप के थ्रू बाहर आएगा. आप देख रहे हो ये जो पाइप है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी. इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी. और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये पल्मोनरी आर्टरी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. एंड दिस विल गो एंड रीच टू बोथ द लंग्स, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग. इट विल गो टू द लंग्स, एंड लंग्स में जाने के बाद वहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा. एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल बी टेकिंग प्लेस एट एल्वियोलर लेवल, एंड दिस ऑक्सीजन will enter into the lungs and it will be exhaled out. On the other hand, जो inhaled oxygen हमने लिया है, that inhaled oxygen will now go into the bloodstream, and then अब ये blood lung से कहाँ आएगा, it will enter into our right atrium. Is it clear? And the process will repeat itself. Again the same process will take place. So you can see deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right and to the right atrium as it relaxes, and as the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle, dilates, and this transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. Since the ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the atria. अभी ये चीज़ भी important है, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन आ सकता है. ऐसा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एसोशन रीजन बेस्ड में कि वाई योर वेंट्रिकल्स आर हैविंग थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया. द सिंपल रीजन इज, तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्पीड में और फोर्स के साथ ब्लड को लार्जर डिस्टेंस तक कैरी करवाना होता है. तो इसीलिए जो उनके मसल्स होते हैं दे आर वेरी थिक. Now we have certain valves also in these areas, and these valves they help to ensure that कि जो blood है वो backward direction में flow नहीं हो. तो आप यहाँ देख सकते हो at this position and at this position ये दोनों valves हैं.
तो ये वाल्व्स क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड उल्टे डायरेक्शन में ना जाए. दिस इंश्योरमेंट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वाल्व्स. तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी छोटे छोटे पॉइंट्स उठा के दे कैन आस्क MCQ, they can ask give reason, or you can expect assertion reason questions from this chapter. Now moving on to the next part, that is oxygen enters the blood in the lungs. Abhi the separation of right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. This we have already discussed. Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. अभी ये जो mixing क्यों नहीं हो रही है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली इन अ वेरी हाई एफिशिएंट मैनर इट इज़ गेटिंग सप्लाइड टू ऑल दी सेल्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेलुलर respiration to take place. Now this is useful in animals that have high energy needs such as birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature. अभी जो birds और mammals होते हैं they fall, you can see here, they fall under the category of warm blooded animals. अभी जो warm blooded animals होते हैं वो क्या करते हैं, they try to maintain their constant body temperature including us humans. हम क्या करते हैं, हम अगर ठंडी के इलाके में चले जाएं, एक्सट्रीम गर्मी में चले जाएं, बट हमारा बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स नियर अबाउट 32 डिग्री सेल्सियस ओनली. कम ज़्यादा होगा तो हमको इशू हो जाता है. तो अब उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए. इट नीड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जीज फॉर आवर सेल टू मेंटेन दैट बॉडी टेम्परेचर. तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट प्रॉपर हो पाएगी ओनली इफ़ देयर इज़ नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड टेकिंग प्लेस. अगर इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड हुआ तो ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये प्रॉपरली हमारा बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगा. नाउ इन द केस ऑफ एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पज़, जैसे कि हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो. तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, दे डू नॉट हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. उनका बॉडी टेम्परेचर उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है. कोल्ड, हॉट, जितना भी माइन्यूट इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज है उसके हिसाब से उनके बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता है. तो इन एनिमल्स को एनर्जी नहीं चाहिए टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. तो इस केस में, इन एनिमल्स के केस में अगर थोड़ा बहुत इंटरमिक्सिंग हो भी जाए तो कुछ इशू नहीं होता है. तो आप देखेंगे जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं दे आर नॉट 4 चैम्बर्ड, they can be 2 chambered or 3 chambered. Okay, like amphibians or many reptiles have 3 chambered hearts and they tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood streams. Now fishes on the other hand have only 2 chambers of their hearts and the blood is pumped to the gills and is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. अभी जो हार्ट है, हार्ट बोल रही हूँ सॉरी, ऑन दी अदर हैंड इन द केस ऑफ फिशेस के केस में क्या होता है, जो हार्ट है इट इज़ ओनली 2 चैम्बर्ड. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो हैं उनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, फिशेस का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है. तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड है वो जाता है सबसे पहले गिल्स में, और गिल्स में सेम प्रोसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज विल बी टेकिंग प्लेस एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जो है वो पास होता है डायरेक्टली टू रेस्ट ऑफ द बॉडी. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो इनटू द गिल्स. गिल्स से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, ऑक्सीजन जाएगा ब्लड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा पानी के बाहर, और वहाँ से वो डायरेक्टली रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में जाएगा. दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द केस ऑफ फिशेज ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी. ऑन द अदर हैंड इन द केस ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन्स या फिर मैमल्स या फिर वर्टिब्रेट्स जिनको हम बोलते हैं, इनके केस में जो हार्ट है वो 2 बार जाता है. ठीक है, 2 बार कैसे, आप यहाँ देख सकते हो. एक बार पहले लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हार्ट में, एंड देन उसके बाद सारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आया हार्ट में. तो अब ब्लड पूरे के पूरे इंटायर साइकिल में 2 बार हार्ट में जा रहा है. तो हिंस इसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम. तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि आपके एव्स मतलब बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे के सारे अंडरगो करते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. इनमें डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है. नाउ
ट्यूब्स द ब्लड वेसल्स, यहाँ से भी बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, सो दिस पैसेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सो हमारी बॉडी में दो वेसल्स होते हैं, एक होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन्स. अभी आर्टरीज जो हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन्स हैं वो कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सिंपल वे टू रिमेंबर इज आओ ऑक्सीजन लेकर, आओ ऑक्सीजन, आ फॉर आर्टरीज, ओ फॉर ऑक्सीजन, आओ, राइट. और उसका उल्टा है वेन्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है, एक डिफरेंट टाइप का वेन होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी. ये ऐसा आर्टरी है जो लंग से आ रहा है. तो ये वाला जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वाइल जो पल्मोनरी वेन है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसका उल्टा होता है बेसिकली. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ये एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. So since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. Very, very essential. Once I saw a question on the basis of structural difference between arteries and veins. तो structural difference का सबसे पहला point ये है कि जो arteries होती हैं वो thick, they have thick and elastic walls. Why they are having thick and elastic walls? Because जो blood है वो emerge होता है from the heart under very high pressure. Now veins, they collect the blood from different organs and bring it back to the heart. This is the function of the vein. They do not need thick walls because blood is no longer under pressure. Instead, they have valves that ensure that blood does not flow or in the backward direction, or it flows only in forward direction. तो ये बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है स्ट्रक्चर के बेसिस में. दैट इज़ आर्टरीज का थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होते हैं, वेन्स में ये नहीं होता है. देन आर्टरीज में नो वाल्व्स आर प्रेजेंट in the case of arteries, but in the case of veins you will see that there are certain valves which are present. Blood in the case of arteries flow under high pressure, और veins में blood flow करता है low pressure में. Now on reaching an organ, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessels have walls which are one cell thick and are called capillaries. अब ये जो arteries होती हैं जब ये सेल्स के पास पहुंच जाती हैं तो ये फर्दर, अगर ये बड़ी आर्टरी है तो ये बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एंड इन छोटे छोटे ब्रांचेस को हम बोलते हैं कैपिलरीज. ठीक है, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज. सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दीज थिन वॉल्स. तो जितना भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इट हैपन्स अक्रॉस द कैपिलरीज एंड द सेल सर्फेसेस. नाउ द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू. अब ये जो छोटी छोटी, जैसे ये मेरा आर्टरी था, आर्टरीज डिवाइड करती हैं, they divide into smaller things, smaller vessels जिनको हम बोलते हैं capillaries, and then these capillaries they further join after collecting the deoxygenated blood and then they form veins. तो आपको इसके surrounding में this thing will be present across all the cells. ये जो cells हैं, cells के across आपको ऐसा structure दिखेगा. तो ये arteries हैं, ये हमारे cells हैं, और ये हमारी capillaries हैं. Is it clear? नाउ मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स. अभी हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स भी होते हैं. तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, व्हाट हैपन्स इफ दिस सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. व्हाट हैपन्स इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक. आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, इसमें अगर लीक हो गया तो क्या होगा? Think about a situation where we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of the blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to a loss of pressure, which would reduce the efficiency of pumping system. अगर कहीं पे भी लीक हुआ तो लीकेज की वजह से क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है बॉडी का वो डिक्रीज़ हो जाएगा, एंड उस ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से जो फ्लो है वो इंटरप्ट हो जाएगा. इट विल लीड टू द इंटरप्शन इन द फ्लो एंड इट कैन be very dangerous for the body. So to avoid this, blood has platelets. तो blood के अंदर क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं. अभी ये जो है ये continuously circulate करते हैं around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury. तो इन प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है, तो जब भी आपको चोट लग जाती है उस टाइम पे आप देखते हैं कि विद इन 1 day 2 day और
उसी दिन कुछ टाइम के बाद जो ब्लड का लीकेज है वो स्टॉप हो जाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज प्लेटलेट्स, बिकॉज दीज प्लेटलेट्स हैव certain clotting factors in them. Just like blood, we have another fluid in our body जिसको हम बोलते हैं lymph. अभी जो lymph होता है that is also involved in the process of transportation. अभी देखो lymph form कैसे होता है. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, this is arteries. ये arteries divide हो रही हैं छोटी छोटी capillaries में, and then they are forming, they are rejoining and they are forming veins. अभी what happens is sometimes इन capillaries से कभी कभी जो fluid है, plasma and proteins, ये सब लीक होकर ये जो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है, जो टिश्यू के बीच में जो टिश्यू स्पेसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे वो लीक हो जाता है फ्रॉम दी कैपिलरीज. देन दीज लीक प्लाज्मा विद प्रोटीन्स, दे आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय दीज ग्रीन कलर कैपिलरीज जो आपको दिख रही हैं, जिनको हम बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? लिम्फ कैपिलरीज या फिर लिम्फ वेसल्स बोलते हैं. तो ये इन प्लाज्मा और प्रोटीन्स के लीक टिश्यूज़ को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम दी टिश्यू स्पेस, उसे एब्जॉर्ब किया जाता है एंड देन इट फ्लोज इन दी बॉडी. ठीक है, अभी जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा नेटवर्क होता है बॉडी में, वैसे ही ह्यूमन्स बॉडी में वी हैव कंप्लीट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, विच हैज़ दीज लिम्फेटिक वेसल्स. आप ये सब देख रहे हो, जितने भी आपको ग्रीन कलर के लाइंस दिख रहे हैं, दीज आर डेडिकेटेड लिम्फेटिक सिस्टम्स. तो जितना भी ब्लड का फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड जो ऊज आउट होके प्लाज्मा या फिर जो स्पेसेस में जा रहा है, वो वेस्ट नहीं होता है. इट इज़ रीअब्जॉर्ब बाय दीज टिश्यूज़ जिनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक टिश्यूज़. एंड ये जो कलरलेस लिक्विड जो इन फ्लूइड्स और ये जो कलरलेस फ्लूइड इन टिश्यूज़ में फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं लिम्फ. इज़ इट क्लियर? उसे क्या बोला जाता है? लिम्फ बोला जाता है. तो यू कैन सी हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आया हुआ है. स्पेशली दी फंक्शन ऑफ लिम्फ, की लिम्फ का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है. लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड. तो जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड है, वो वापस से उसे ब्लड में डालता है. और इट ऑल्सो कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन. So this was all about how transportation takes place in the case of humans, especially animals. As I have already told you, in our Telegram channel, daily we are posting previous year questions on the basis of what we are teaching. उसके subsequent days में हम questions post करते हैं, and then every Sunday you will be having one test of 5 questions which will be very essential for a continuous practice. So you can join that channel also. Thank you everyone.